अब इसके ऊपर पॉलिश करने की जरूरत है। आपके यहाँ अगर एक कुम्हार, एक बढ़ई जो है वो मतलब गेट बनाता है, तो गेट बनवा के सही छोड़ते हो क्या? पॉलिशिंग करते हो भाई साहब उसके ऊपर, फिर पेंटिंग होती है उसके ऊपर। तो सिर्फ बनने तक ही नहीं होता, बनने के बाद भी उस पर काम होता है। आपके घर में दीवारें बन गई तो उसके ऊपर प्लास्टर होता है, फिर पुट्टी होती है, फिर पेंट होता है, बहुत सारे काम है। बस वही चीज है हमारा। आपने अगर कोई किताब खत्म किया एक बारी, तो आपने सिर्फ समझो ये ढांचा, स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, स्ट्रक्चर सिर्फ कंप्लीट किया है। इसका इंटीरियर वाला काम कौन करेगा? इसका इंटीरियर वाला जब तक काम नहीं करोगे, इसमें खूब 5 एलिमेंट्स गाइस, आप सब जानते हैं हमारा जो ये संसार है, हमारी जो जिंदगी है, वो 5 तत्वों पर निर्भर है। कौन? पानी, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन 5 एलिमेंट्स पे हमारा जिंदगी, हमारा ये पृथ्वी, सब कुछ डिपेंडेंट है। और हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, दरोगा जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ये भी इस पे ही डिपेंडेंट है। यहां जो मैंने एक चीज लिखा है कि भाई किसका ये होगा, बिहार दरोगा एग्जाम में किसका होगा, किसका जॉब लगेगा, इसी के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर डेफिनेटली करिए, नए बंदे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हे गाइस, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है कि बिहार दरोगा में किसका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है कि हम लोग जो छोटे छोटे 5 मिस्टेक्स करते हैं, आज उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। उसको आप लोग सही कीजिए। अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बहुत से बहुत आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा और एग्जाम का डेट डेफिनेटली आ जाएगा। और एग्जाम डेट आने के बाद आपको बहुत से बहुत मिलना होगा, तो 30 डेज से 25 डेज के आसपास आपको समय दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी से ही खुद को एग्जाम रेडी बना के रखना होगा। सॉरी, आज जो मैं बात करने वाला हूं, 5 जो यहां पे हमारे एलिमेंट्स है जो एग्जाम रिलेटेड है, उसकी जो मैं बात करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम एलिमेंट है कि भाई सिलेक्टिव सोर्स। अब आप बोलिएगा सर ये है क्या, सिलेक्टिव सोर्स क्या है? क्या है, देखिए हमारे पास 2 तरीके के सोर्सेज हैं, 2 तरीके के सोर्सेज हैं। यहां से मैं इसको निकालता हूं, फर्स्ट और यहां सेकेंड सोर्स। 2 तरीके का सोर्स कौन कौन सा है? देखिए, फर्स्ट सोर्स हमारा क्या जाता है, ऑनलाइन सोर्स। यस, ऑनलाइन सोर्स की मैं बात कर रहा हूं। ऑनलाइन सोर्स में क्या है, जिसपे अभी आप सब मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब है, उसके बाद गूगल है। गूगल पे हम विकिपीडिया करके या गूगल पे हम सीधे फाइल फॉर्मेट में बहुत चीजें की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा सोर्स क्या है, ऑफलाइन वाला है ना। ऑफलाइन मतलब जो हम बुक्स वगैरह, मैगजीन जो फॉलो करते हैं, ये है। अब मैंने इस चीज को क्यों यहां इंक्लूड किया है, देखिए बहुत से बच्चों में, इवन मुझ में भी शायद कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी रही है। देखिए, किताब का शौकीन मैं बहुत हूं, आप लोग भी होंगे। जैसे ही कोई नई किताब आ गई मार्केट में, आपने फटाफट खरीद लिया। अरे भाई 100-150 रुपए ही लग रहे हैं, हमने किताब ले लिया। भाई किताब लेना बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो आप जो किताब खरीद रहे हैं, आप जो है किताब खरीदने के एडिक्ट ना बने, उस किताब को पढ़ने के एडिक्ट बने। ठीक है, ऑफलाइन मोड की यहां बात कर रहा हूं। बुक जो है ना, बुक आप लोग पढ़ने के एडिक्ट बने। बिल्कुल सिमिलरली बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन में बहुत से चैनल हैं, यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं। तो होता क्या है, 10 मिनट इस चैनल का वीडियो देख लिया, 10 मिनट इस चैनल का वीडियो देख लिया, ये सर अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा ये सर का पॉलिटी वाला अच्छा है, उनका 5 मिनट देख लिया। इस चैनल पे अच्छा ये सर भी पॉलिटी अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका 5 मिनट देख लिया। उससे होता है क्या है, आपका पूरा दिन नष्ट हो जाता है और आपके पास इनपुट के रूप में घंटा आता है, कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी एक सोर्स पे, एक टीचर पे, एक चैनल पे ट्रस्ट नहीं किया, आपने किसी एक किताब पे ट्रस्ट नहीं किया, आपने अपने दोस्तों का सुना, आपने यूट्यूब पे किसी का सुन लिया, उनका सुन के आप अलग अलग किताबें खरीद रहे हो, अलग अलग चैनल्स फॉलो कर रहे हो। नहीं, यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू बी फेथ इन समवन whom you wanna trust। एक बार किसी एक पे अच्छे से ट्रस्ट करिए, उसका आउटपुट आपको डेफिनेटली मिलेगा। 10 जगह भटकने से बेहतर है एक जगह समय दीजिए, उस समय का सदुपयोग भी होगा और आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो हमारा तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों मोड आपने समझ लिया। ये हमारा सिलेक्टिव सोर्स की हमने बात की। ठीक है, सिलेक्टिव सोर्स, ये हमारे पास ये 2 सिलेक्टिव सोर्स हैं। आप सभी अगर मुझे देख रहे हो, आप सभी के पास स्मार्टफोन है, आप सभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड को आप लोग फॉलो करते हो, फॉलो कर सकते हो। तो आपको दोनों में ही सिलेक्टिव बनना है। 75 किताबें नहीं रखनी है, किताबें लिमिटेड ही रखने हैं। अगर कोई चैनल आप फॉलो कर रहे हो, लिमिटेड चैनल ही रखना है, उनको डेडिकेटली फॉलो करना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। 10 को फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज एक बार में 2-3 नाव की सवारी करोगे, डूब जाओगे। ठीक है,
सेकंड है हमारा, देखिए रिवीजन माय फ्रेंड। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। आप ऑफलाइन में भी जो किताबें पढ़ रहे हो, आप लूसेंट पढ़ रहे होगे, क्राउन पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे होगे, स्पीडी पढ़ रहे होगे, वट एवर आप कुछ भी पढ़ रहे होगे, उसका रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे वो आपको अच्छा से रिजल्ट नहीं आउटपुट करा पाएगा। कारण ये होता है जब भी हमारा माइंड इस तरीके से बना हो, हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं ना, फर्स्ट टाइम में उस बुक का हम सिर्फ 30 से 35% ही इनपुट ले पाते हैं, सिर्फ 30 से 35%। और ये इनपुट भी हम लगभग 20-25 दिन बाद भूलने लगते हैं। अब इसको याद करना है तो क्या करना होगा सॉरी, इसको याद करना है तो क्या करना होगा, इसको याद करना है तो रिवीजन हमको करना होगा। और जब हम रिवीजन करेंगे ये 30-35 इंक्रीज होके 60-75% ये बन जाएगा, 60-75% बन जाएगा इंक्रीज होके। जब आप 2-3 बार जब रिवीजन करेंगे ये रेशियो 60 से 65% चला जाएगा, 60 से 75% तक। और वहीं 3 से 4 बार आप रिवीजन जब करोगे तो फिर ये 80-85% तक चला जाता है। जो एक होते हैं ब्रिलियंट यानी कि टॉपर्स होते हैं और एक होते हैं एवरेज वाले, उनमें यही फर्क होता है। टॉपर्स अपना एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको डेडिकेटली वो फॉलो करते हैं, ठीक है, यही होता है टॉपर और एक एवरेज बच्चे में। तो आप बिल्कुल रिवीजन को बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत जरूरी है। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो है यहां बोलने का मतलब है आप इसको सेट प्रैक्टिस बोल सकते हैं, ठीक है, सेट प्रैक्टिस, आप इस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को बोल सकते हैं। इससे हमारा क्या मतलब है, देखिए जितना ज्यादा आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा उतना ज्यादा आप एग्जाम रेडी बनिएगा। सेट प्रैक्टिस में होता क्या है, हर एक सेट में आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, नए मिलते हैं। और जब आप उस नए क्वेश्चन को करते हैं तो आपका वो 5 से 10 क्वेश्चन हर रोज नया तैयार हो रहा है। और पहले वाला जो आपको लगता है सिमिलर क्वेश्चन है, ये मुझे आता है, आने वाला क्वेश्चन तो आपसे बन ही रहा है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप, नए वाले क्वेश्चन को भी तो आप रिवीजन कर रहे हो। सेट प्रैक्टिस करने का मकसद यही होता है कि आप जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उन गलत वाले क्वेश्चन को एक जगह नोट करें या फिर उसको उसी प्रैक्टिस सेट में सर्कलिंग करते जाएं। और उसका जो है एनालिसिस बहुत जरूरी है, एनालिसिस डेफिनेटली करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यानी कि सेट प्रैक्टिस। फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में एक एवरेज बच्चे से एक ब्रिलियंट बच्चे में कन्वर्ट कर देगा। क्यों करेगा, देखिए जो एलिमिनेशन मेथड जो है मैंने यहां बोला है, एलिमिनेशन मेथड क्या, 4 ऑप्शन है, A B C D, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई हम एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब वो एलिमिनेशन मेथड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, भाई साहब उन्होंने इस मेथड को इस्तेमाल करने से पहले अपने ऊपर अच्छे से काम किया है। क्या काम किया, उन्होंने अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, अच्छे से उस सब्जेक्ट का रिवीजन करा हुआ है, तभी वो एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। अब यहां से ये जो 4 नंबर है ना, इस 4 नंबर से मैं जंप करके सीधा 1 नंबर पे आता हूं। देखिए यहां जो रिसोर्सेज की बात की गई ऑफलाइन ऑनलाइन, इसमें मैंने आपको बोला है कि रिवीजन करना है, ठीक है। सेकंड वाले पे अब मैं आता हूं, रिवीजन करना है। तो रिवीजन में देखिए यहां जो 30-35% है, फिर 2-3 बार जिन्होंने किया उसका 60 से 75% चला जाता है। तो जो ये रिवीजन किए रहेंगे जिनका 60 से 75% है या 80% तक जिनका एक्यूरेसी जो है जा रहा है, वहीं तो एलिमिनेशन कर पाएंगे, एलिमिनेशन सब तो नहीं कर पाएंगे। अब जिन्होंने सिर्फ किताब एक बार पढ़ा है, किताब पढ़ के यार कितना बड़ा हमने काम कर दिया, हमने ये किताब खत्म कर दिया, भाई ये आपने काम नहीं किया, आपने उस बुक पे एहसान नहीं किया, आपने खुद भी किया है। अब और मेहनत करो, इतना तो मेहनत आपने कर लिया है, अब इसके ऊपर पॉलिश करने की जरूरत है। आपके यहां अगर एक कुम्हार, एक बढ़ई जो है वो मतलब गेट बनाता है, तो गेट बनवा को सही छोड़ते हो क्या, पॉलिशिंग करते हो भाई साहब उसके ऊपर, फिर पेंटिंग होती है उसके ऊपर। तो सिर्फ बनने तक ही नहीं होता, बनने के बाद भी उस पर काम होता है। आपके घर में दीवारें बन गई तो उसके ऊपर प्लास्टर होता है, फिर पुट्टी होती है, फिर पेंट होता है, बहुत सारे काम है। बस वही चीज है हमारा, आपने अगर कोई किताब खत्म किया एक बारी तो आपने सिर्फ समझो ये ढांचा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, स्ट्रक्चर सिर्फ कंप्लीट किया है। इसका इंटीरियर वाला काम कौन करेगा, इसका इंटीरियर वाला जब तक काम नहीं करोगे इसमें खूबसूरती कैसे आएगी। तो आपको इसका इंटीरियर वाला काम करना है। क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है, और जब रिवीजन करोगे उसके बाद ही आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ आएगा, और जब सब्जेक्ट ऊपर जब पकड़ आ जाएगा तभी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो यहां फोर्थ नंबर पे हमारा एलिमिनेशन मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको रिवीजन और यहां जो भी सिलेक्टिव आपके सोर्स होंगे इस पर ट्रस्ट करना होगा, सीधी बात है। 5th नंबर है कॉन्सेंट्रेशन।
कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके पढ़ाई में भी और साथ ही साथ एग्जाम हॉल में भी, दोनों जगह ये काम आने वाला है। क्यों? देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो मौर्य साम्राज्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा, भाई गणानंद कुमार के वो चाणक्य के हेल्प से वो बना लिया अपना मौर्य साम्राज्य का एम्पायर स्टैब्लिश कर लिए, ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से युद्ध करी, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ है। अब जब आप ये पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ नहीं है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, अरे यार आज ना पिंकी से बात नहीं हुआ है, पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या सोचेगी, बात करना चाहिए उससे। भाई साहब जैसे ही दिमाग में पिंकी आ गई, ये मौर्य तो निकल जाएगा। मौर्य को निकालना नहीं है भाई, पिंकी को निकालना है दिमाग से, मौर्य को वहीं पे रखना है। मौर्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पिंकी नहीं है। जब मौर्य आपको रिजल्ट दिलवाएगा ना, तो वैसी वैसी 10 गो पिंकी आपके पास आएगी, समझ गए। तो कंसंट्रेशन वहां भी रखना है, और सेकेंडली एग्जाम हॉल में भी रखना है। एग्जाम हॉल में कैसे रखना है, एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना है। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, आपके मान लो 10 क्वेश्चन काफी टफ है, 10 क्वेश्चन आपको यार सर के ऊपर से बाउंस कर गया, वहीं पे बच्चा या तो गिरता है या तो उठता है। आप यहां पे 2 टाइप का सोच रख सकते हो। अब आप ये या तो ये सोच सकते हो कि भाई टफ आया है, सबके लिए पेपर टफ है, या तो आप ये सोच के बैठ सकते हो कि यार इस साल मेरा नहीं हुआ, क्योंकि शुरू के ही 15 मिनट के अंदर में लगभग 40% बच्चे ये सोच लेते हैं इस साल मेरा नहीं होगा, कोई बात नहीं, अगले साल हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और अगले साल हम रिजल्ट गिरा लेंगे। वैसा नहीं होता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन वहां भी बना के रखना है। शुरू का 10 अगर क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं आपको पूरा एग्जाम गड़बड़ आ गया। आपको पेपर अच्छे से देखना है, उसका जो आ रहा है पहले उसको करना है, बाद में जिसमें आप कंफ्यूज हैं। देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या तो आपको आता होगा या फिर नहीं आता होगा। थर्ड वाला जो होता है, ये सबसे ज्यादा यही जो है ना, ये रिजल्ट मेकर होता है। इसमें आदमी कंफ्यूज होता है, 1-2 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज होता है। वो कंफ्यूज आप तभी होंगे जब आप पढ़े हुए होंगे, आप रिवीजन लगाए हुए होंगे, तभी आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो आपको आता हुआ पहले खत्म करना है, फिर जो जिसमें होता है कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन वाला को सेकंड अटेम्प्ट में देखना है, तो आप आराम से पेपर कर लेंगे। बस यहां भी आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है। तो गाइज यही था हमारे 5 एलिमेंट्स एग्जाम को लेकर। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। नए लोग सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे वीडियो आप लोगों को तो शेयर डेफिनेटली करें। बेस्ट ऑफ लक।